देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में सभी छात्र देखने जा रहे हैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के हिसाब से महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिएगा, बाल्यावस्था में जो अधिगम की बात की जाए तो ये बहुत ही अधिक तीव्र होता है, इसलिए हमारा ये पहला आंसर भी सही होता है। दूसरा है, इसी के अंतर्गत देखते हैं अभी, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, ये भी पॉइंट आपका सही है और इसी उम्र में आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण भी पाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके तीनों तरफ सही जा रहे हैं, इसलिए विकल्प नंबर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है बताइएगा। कक्षा का सामाजिक वातावरण, या फिर कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, या फिर कक्षा का अनुशासन। इसमें से कहता है कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सी चीज़ें डाल सकती हैं। कक्षा का सामाजिक वातावरण डाल सकता है, कक्षा का आर्थिक तो देखिए हो ही नहीं सकता, अर्थ का कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पे, तो ये तो गलत ही हो जाता है, ठीक है। और आपका सामाजिक से भी आवश्यकता नहीं है अपनी। ये हमारे दो बचते हैं, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण और कक्षा का अनुशासन। तो देखिए, अनुशासन भी अपनी जगह, कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, या फिर कक्षा का अनुशासन। तो देखिए, आर्थिक तो हो नहीं सकता है और सामाजिक भी नहीं हो सकता है, तो बचा क्या हमारे पास, मनोवैज्ञानिक और कक्षा का अनुशासन। तो अनुशासन भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन जो सबसे बेहतर आंसर है वो होगा सी नंबर, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें आवेग संवेग सबसे अधिक तेज होते हैं, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संवेग की जो सबसे तीव्र अवस्था होती है, ठीक है, तीव्रतम अवस्था होती है, वो हमारी यही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है बताइए आप। समाजीकरण वातावरण का निर्माण, या फिर सामूहिक कार्यों में प्रोत्साहन, या फिर सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन। तो कहीं ना कहीं जो अध्यापक के ऊपर जो उत्तरदायित्व होता है ये सभी का होता है। समाजीकरण वातावरण का भी निर्माण उसी की जिम्मेदारी होती है, सामूहिक कार्यों में प्रोत्साहन का भी कार्य उसी का होता है, और सांस्कृतिक कार्यों में भी प्रोत्साहन उसी के माध्यम से होता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आंसर सही हैं, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है आपका, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, संवेगों का अधिक, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, या फिर मानसिक विकास। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखो, संवेग तो अधिक होते हैं, कल्पना भी बहुत अधिक होती है, ठीक है, मानसिक विकास भी इस दौरान पे किसी हद तक सबसे अधिक होता है। तो ये तीनों तो हमारे सही हो रहा है, लेकिन कहता यहाँ पर नहीं है, तो संचय की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है। बाल्यावस्था में ये चीज़ें पाई जाती हैं, संचय की प्रवृत्ति इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यही विशेषता इसमें नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। किसने ये बात बोली है, क्रो एंड क्रो ने बोली है, वाटसन ने बोली है, क्लार्क और बिर्च ने बोली है, या फिर मैकडूगल ने बोली है। ये बात किसने बोली है बताइए। तो वैसे तो निशान लगा हुआ है, इसलिए आपको आंसर देने में आसानी हो गई है। इसका सही आंसर आपका वाटसन ही है, 6वें का बी नंबर। अगला है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्रोध तथा भय है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल है, स्नेह तथा प्रेम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, या स्नेह तथा प्रेम, ये है।
या फिर इनमें से कोई नहीं है। बताइए संवेग का सही अर्थ क्या है। तो देखिए संवेग का अर्थ कहीं ना कहीं हमारे मन में उठने वाले भावों से होता है, ठीक है। क्रोध और भय से ये भी कहीं ना कहीं संवेग से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे मन में और हमारे दिमाग में, हमारे अपने आप में जिन भावों में उथल पुथल मचती है, ठीक है, उत्तेजना से संबंधित, तो ये इस चीज़ें सही होती हैं। तो इसमें विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। अगला प्रश्न है इसमें, कहता है बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है। 8वां नंबर है, कहता है बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है। कौन सा साधन होगा? प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविज़न या फिर खेलकूद। सौंदर्य भूमि विकसित करने का मतलब कहीं ना कहीं वो अपने प्रकृति को पहचाने कि इसकी क्या है क्या नहीं है, और जो चीज़ें वो देखता है नेचर को, वो चीज़ें वो जल्दी समझ सकता है और उसमें ये चीज़ें विकसित भी होती हैं। तो साहित्यिक तो इसमें है नहीं है, खेल कूद भी नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, एक ही चीज़ बचती है प्रकृति का अवलोकन। यही इसका सही आंसर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कहते हैं शिक्षा मनोवैज्ञानिक सहायक है। किन चीज़ों में सहायक है? स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। इसका राइट आंसर क्या है बताइएगा। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो होती है वो स्वयं को समझने में भी सहायता करती है, बालकों को समझने में भी सहायता करती है, शिक्षण विधियों के चयन में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोवैज्ञानिक सहायक है। तो यहाँ पर इनमें से सभी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये जो आंसर है ये आपका राइट आंसर है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, कहते हैं व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? 10वां प्रश्न बताइएगा। वाटसन ने की, पावलाव ने की, थॉर्नडाइक ने की, या फिर स्किनर ने की? व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन के द्वारा थी, पावलाव के द्वारा थी, थॉर्नडाइक के द्वारा थी, या फिर स्किनर के द्वारा थी? फटाफट बताइए कि कौन सा नंबर सही होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका सही आंसर होगा वाटसन। विकल्प नंबर ए सही है, वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कहता है मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया? मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया? थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, पावलाव ने, या फिर इन सभी ने? जो मौखिक प्रतिवेदन था वो आपका जो तैयार किया था वो तैयार किया था आपका वाटसन ने, इसलिए विकल्प नंबर हमारा क्या? बी सही हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कहते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? फोबिया पर किसने कार्य किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? इसका नाम बताइए। वाटसन है, थॉर्नडाइक है, पावलाव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो ये वाटसन ही थे जिन्होंने बालकों के साथ में फोबिया पर कार्य किया था। अगला है, किसने कहा था तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? ये बात किसने कही थी? किसी ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और तो वातावरण से हम उन्हें डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि अपराधी भी बना सकते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात भी आपकी वाटसन के द्वारा बोली गई है कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के अनुसार ये प्रभाव से उन्हें डॉक्टर, वकील और वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है। ये बात भी किसने बोली थी? इस बात को भी वाटसन ने बोला था। अगला है, कहता है मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है। मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है 14 नंबर का बताइए। स्किनर है, गाल्टन है, फ्रायड है, या फिर एल्डर है? मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है मतलब इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर, गाल्टन, फ्रायड या फिर एडलर? तो आपको सही आंसर बता दें, इसका सही आंसर होगा आपका फ्रायड। फ्रायड इसके प्रतिपादक हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है 14 नंबर का। अगला देखिएगा 15 नंबर, कहते हैं गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे?
गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वर्देमियर थे या फ्रायड थे, पावलाव थे या फिर वॉटसन थे? 15 का बताइए। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वर्देमियर थे, फ्रायड था, पावलाव था या फिर वॉटसन थे? इसमें से कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, वर्देमियर जो थे यही गेस्टाल्टवादी थे। इसको हम इसके धारा के प्रतिपादक भी कह सकते हैं। तो 15 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, वर्देमियर। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस सीरीज को आपको पूरा देखना है। हमारा प्रयास ये रहेगा कम से कम एक वीडियो में 30 से 40 क्वेश्चन आपके रहें। और यदि आप इतना देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रतिदिन कम से कम 2 से 4 नंबर के जो आंसर हैं वो आप तैयार करते जा रहे हैं। और आने वाली परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो कि जैसे आपने पढ़े आपको ज्यों कहते हुए मिल गए। ठीक है, देखिए अब प्रश्न अगला है। कहते हैं खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। कैसे होता है बताइए? कहते हैं बालक कल्पना करके खेलता है। ये तो गलत है, कल्पना करके नहीं खेलता है। अगला है बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है। बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। यही सबसे राइट आंसर है। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। कैसे? जब बालक समूह में खेलता है तो उसमें से समूह की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कहता है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना या काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? किसके विचारधारा से? फ्रायड के, स्किनर के, वाटसन के या फिर इनमें से कोई नहीं? किसकी विचारधारा से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ठीक है, ये बात किसने कही थी, किसके अनुसार थी? तो ये थी आपके फ्रायड जी थे। तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर क्या? 1 बिल्कुल सही हो जाता है, 1 नंबर। अगला है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? ये उत्तर सभी बच्चे जानते हैं और सभी लोग दे सकते हैं। बस इंतज़ार है हमें आज आपके उत्तर का। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। और बहुत ही सरल प्रश्न है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? इन्हीं 3 में से कोई ना कोई एक आंसर है आपका। फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत सरल सा आंसर है इसका, 18वें नंबर का। तो देखिए सबसे कठिन काल माना गया है किशोरावस्था को, इसलिए यही विकल्प हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 19वां नंबर है। कहता है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद का है, आनुवांशिकता का है, वातावरण का है या फिर आनुवांशिकता तथा वातावरण इन सभी का है? 19वां नंबर फटाफट बताइए। तो बालक के सामाजिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो भेदभाव का होता नहीं है, आनुवांशिकता का नहीं होता है। ठीक है, आनुवांशिकता तथा वातावरण का भी नहीं होता है, लेकिन सिर्फ वातावरण का ज़रूर होता है। बालक जिस माहौल में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, वह उसी के से रहकर वहीं पर रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अगला प्रश्न है आपका इसी में। कहते हैं शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या क्या करना चाहिए? शिक्षकों की जवाबदारी है कि वह बच्चे को राष्ट्रीयता के विकास में शामिल करने के लिए क्या क्या चीज़ उसके लिए अनिवार्य कर दें। राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए। देखिए ये कोई सही आंसर नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, ये भी आपका आंसर सही नहीं है। अगला है विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, ये किसी हद तक ठीक है। जब राष्ट्रीय कार्यक्रम होते तो कहीं ना कहीं बच्चों को बोलने का मौका मिलता है, अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, तो ये चीज़ें हमारी पहचान में आ जाती हैं। अगला है राष्ट्रीयता के विरोध तत्वों का दमन करना चाहिए।
तो देखिए 20 टू आंसर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपका सही आंसर निकल चुका है कि विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। यही प्रश्न हमें सबसे सटीक लग रहा है, क्योंकि जब विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होंगे तो बच्चे भाग लेंगे, तो कहीं कि ना कहीं उनकी हिचक खत्म होती है और वो बच्चे बोलना सीखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं विकास उत्पाद है। विकास उत्पाद है कैसा है? अधिगम का, परिपक्वता का, या अधिगम तथा परिपक्वता का, या फिर अभ्यास का। 21वें नंबर का उत्तर दीजिए। तो विकास जो है वो आपका अधिगम एवं परिपक्वता, ये दोनों का उत्पाद है। ठीक है। अगला है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ नहीं है? मतलब व्यक्तित्व मूल्यांकन की कौन सी विधि नहीं है? प्रश्नावली परीक्षण, 22वां नंबर, प्रश्नावली परीक्षण, ड्राई मैन सर्वे परीक्षण, या फिर प्रक्षेपण परीक्षण। तो ये आपका जो सर्वे परीक्षण है यही आपका राइट आंसर होगा इसका। अगला है एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है। क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, संवेगात्मक होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। 23वां नंबर है, फटाफट उत्तर दीजिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के विकास में आपका संवेदनात्मक विकास छुपा होता है, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा इसमें। 23 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। 22 में आपका सर्वे परीक्षण था, 22वां नंबर, ये सही था। ठीक है। अब देखते हैं अगला 24 नंबर। कहता है आयु के किन किन वर्षों तक लगातार बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं? 24 नंबर। कहते हैं किन किन वर्षों तक, मतलब किन सालों तक गिर जाते हैं? तो ये आपका 2 साल से लेकर 2.5 वर्ष के बीच में सभी दूध के दांत गिर जाते हैं, फिर नए दांत निकलते हैं। ये आपके काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अगला इसी में देखिए प्रश्न, कहते हैं किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? तो जन्म के पहले दांत नहीं बनता है, बाल्यावस्था में दांत बन चुके होते हैं, लेकिन सेकेंड शैशवावस्था में क्या होते हैं? दांत बनना कह रहा है 25वां नंबर। दांत बनने की बात हो रही है, तो दांत तो जन्म से पूर्व ही बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये विकल्प नंबर इसका एक ही सही होगा। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? तो जन्म से पूर्व। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सीरीज में। आगे की प्रश्नों को हर सीरीज में कम से कम 25 प्रश्न आप देखेंगे, और सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, पेपर की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, या फिर इनसे मिलता जुलता प्रश्न आपका आ सकता है। तो फटाफट आप जितने लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि पूरा नहीं देखा है तो आप इसको दोबारा देखें, क्योंकि इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित हैं। धन्यवाद।